हेलो क्लास, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासेस। तो क्लास हम डिस्कस कर रहे हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि हम बात कर रहे हैं सेल के बारे में। अच्छा, डायरेक्टली हम बात करते हैं जो टॉपिक हमारा चल रहा है दैट इज सेल ऑर्गेनेलीज। उससे पहले एक अच्छा सा डायग्राम आपके फ्रंट स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला डायग्राम, क्योंकि सेल ऑर्गेनेलीज की बात चल रही है। तो देखो, इसमें बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज आपको देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी पढ़ ली है जरा बताओ। ये वाला जो बीच वाला ये वाला पोर्शन है, ये ये है न्यूक्लियस, ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर ये आपको दिखा रखा है, यहाँ पे देखो ये स्ट्रक्चर है, ये कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखा रखे हैं। ये आपका क्या आता है, यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल वाला पोर्शन दिखा रखा है। और और देखो और देखो, ये जो रेड है, ये जो फोल्डिंग्स आपको दिखाई दे रही हैं, जैसे कि ये आपका ईआर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इतना क्लैरिटी नहीं है कि कौन सा रफ है कौन सा स्मूथ है, बट आप समझ लो कि ये अंदर वाला, ये वाला देखो, ये रफ है, दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्लियरली विजिबल है, ये रफ है। और इधर वाला जो साइड है जहाँ पर आपको यहाँ राइबोसोम नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो आपका एसईआर है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसके अलावा ये देखो, ये गोल्जी अपैरेटस है। गोल्जी में हमने क्या बोला कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जस्ट पीछे रहेगा, जैसे ये ईआर है, ठीक है। तो यहाँ पे गोल्जी रहेगा और ये मेम्ब्रेन की तरफ रहता है, मेम्ब्रेन के पास रहता है, जैसे कि ये मेम्ब्रेन यहाँ पे आ गई है, ये मेम्ब्रेन आ गई है और यहाँ पे गोल्जी रहेगा। अब क्या करेगा, गोल्जी के पास आता है प्रोटीन एंड लिपिड आता है, ये उसकी पैकेजिंग करता है, उसकी सॉर्टिंग करता है, मॉडिफिकेशन यहाँ पे करता है। और जो वेसिकल्स हैं, वो वेसिकल्स यहाँ से निकलते हैं, एक वेसिकल यहाँ से आ रहे हैं जो रिसीव कर रहे हैं, इनकमिंग वेसिकल्स हैं। और जो वेसिकल्स ये लेके जा रहे हैं यहाँ पर किसको, जो प्रोटीन है, जो लिपिड है, ठीक है। तो ये गोल्जी है। अब उसके बाद आपको, हाँ, ये वाला स्ट्रक्चर जो कि हम आज पढ़ने वाले हैं, ये वाला, इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है ये भी, और पावर हाउस कहते हैं इसे सेल का। तो ये है यहाँ पे आपका माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा बहुत सारी चीजें, जैसे कि लाइसोसोम आपको मिलेंगे, जैसे राइबोसोम भी यहाँ पर आपको मिलेंगे, ठीक है। अलग अलग ऑर्गेनेलीज आपको यहाँ पे मिलती है। तो ये सेल है। अब ये सेल कैसे दिखा रही है, ये कुछ ऐसे कि ये सेल का गोला है और उसको ऐसे काटा गया होगा, ऐसे काटा गया है। अब जब ये पूरा काटा तो आपने ऊपर का जो पोर्शन है वो हटा दिया है, अब आप तब इसको देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको सेल का स्ट्रक्चर दिखा रखा है, ये आपको न्यूक्लियस को बड़ा करके दिखा रखा है यहाँ पे। तो चलो, टॉपिक हमारा चल रहा है यहाँ पे क्या, सेल ऑर्गेनेली। सेल ऑर्गेनेली में हमने पढ़ा है, ईआर पढ़ लिया है और गोल्जी पढ़ लिया है, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में हमारे दो टॉपिक थे, ये आरईआर और एसईआर है, इसके फंक्शंस हमने देखे हैं। आरईआर एसईआर के फंक्शंस पूछे जाते हैं आपसे, या आपसे ये पूछा जाएगा कि आरईआर और एसईआर में डिफरेंस क्या है। बस एक डिफरेंस आप जो राइबोसोम है उसको याद कर लेंगे, ठीक है। अब अगर मैं देखूं फंक्शन के बारे में, तो एसईआर के हमें यहाँ पे फंक्शन ज्यादा दिखाए गए हैं, जैसे जैसे कि हमने बोला कि जो एसईआर है वो रिस्पॉन्सिबल होता है एसेंशियल लिपिड के फॉर्मेशन के लिए, जैसे कि फॉस्फोलिपिड है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल है। दोनों ही किसके कंपोनेंट है, आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है, यानी कि कोशिका झिल्ली के पार्ट है। दूसरी लाइन में देखो, दूसरा जो पॉइंट है उसमें बता रखा है कि ये क्या करता है, स्टेरॉयड हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है। अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने आपको होमवर्क में दिया था कि कौन कौन से स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं, उनके नाम आपको लिखने थे। तीसरा पॉइंट देखो, हमने बोला कि ये जो मेटाबॉलिज्म है कार्बोहाइड्रेट का, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर जो एसईआर है, ये कैल्शियम आयन को स्टोर भी करता है और रिलीज भी करता है, और ये नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम की फंक्शनिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इतने सारे फंक्शन है एसईआर के आपके लिए। नेक्स्ट आता है आरईआर। तो पहला जो प्राइमरी फंक्शन है वो तो यही है कि प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ पर करता है, ठीक है। प्रोटीन के फोल्डिंग यहाँ पे करता है, सेकेंड फंक्शन इसका आता है यहाँ पे। नेक्स्ट है, आपने कहा कि इंश्योर करता है क्वालिटी कंट्रोल को, और इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो प्रोटीन फोल्डिंग है और उसकी जो सॉर्टिंग है वो भी यहाँ पर आरईआर करेगा। तो ये क्या है, इसके फंक्शंस आ जाते हैं जो आपने प्रीवियस लेक्चर में नोट किए होंगे यहाँ तक। अच्छा, गोल्जी भी हमने पढ़ा है, ठीक है, हमने गोल्जी भी पढ़ा है, गोल्जी के फंक्शंस में हमने पढ़े हैं। अब यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है किसी स्ट्रक्चर के फंक्शन के बारे में तो आप पूछ सकते हैं। हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का अपना जो टॉपिक है। अच्छा, गोल्जी बॉडीज क्या है, अगर लास्ट लाइन आपने देखी होंगी, जब हम गोल्जी के फंक्शन के बारे में बात कर रहे थे तो एक फंक्शन हमने पढ़ा था कि गोल्जी जो है वो लाइसोम के फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। चलो देखो,
फंक्शन पढ़ लेते हैं अपने का। इसका जो मेन फंक्शन है वो पैकेजिंग का है, सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन यहाँ पे है। ये क्या करता है, रिसीव करता है प्रोटीन फ्रॉम एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। इट पैक करेगा यहाँ पर, ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स में इनको पैक करता है, प्रोटीन और लिपिड दोनों को ही, और ट्रांसपोर्ट करेगा अलग अलग जो यहाँ पे डेस्टिनेशन होती हैं, जैसे कि हमने बोला लाइसोम है, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यहाँ पे। ठीक है, ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट में भी पार्ट लेता है लिपिड के यहाँ पे। एंड ये रहा जो हम ढूंढ रहे हैं, they also takes part in the transport of lipid and the formation of lysosome। ये हमने बोला है कि ये क्या करता है, लाइसोम के फॉर्मेशन में भी रोल प्ले करता है, लाइसोम का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो यही हम, ये पॉइंट मिला आपको। ठीक है, बाकी आपने का पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन करता है, जैसे कि ये बनाएगा फॉस्फोराइलेशन करेगा, ग्लाइकोसाइलेशन करेगा एक्सेट्रा। गोल्गी apparatus इज द साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ वेरियस ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड का क्या मतलब होता है यहाँ पे, ग्लाइको शब्द कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड है और लिपिड आप जानते हैं यहाँ पे लिपिड से रिलेटेड है। चलो, अब हमने बोला गोल्गी apparatus क्या कर रहा है, लाइसोसोम का फॉर्मेशन कर रहा है। पहले लाइसोसोम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये है सेल हमारी, ठीक है, और इस सेल में एक पोर्शन है जो है यहाँ पे लाइसोम का, जैसे ये लाइसोसोम है। ठीक है, लाइसोम को बाहर निकालते हैं और एक सिंगल मेम्ब्रेन का बना होता है। सिंगल मेम्ब्रेन यानी कि देखो, जैसे अगर आप बात करेंगे यहाँ पे उसके बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, तो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर ये है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं लाइसोसोम के बारे में, तो सिंगल वॉल है यहाँ पे, सिंगल मेम्ब्रेन पाई जा रही है। इसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, एंजाइम कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो जिनको हम हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहते हैं। ठीक है, ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, ये बहुत ज्यादा एसिडिक होते हैं। ठीक, अब ये क्या, जो भी चीजें सेल के अंदर जो भी प्रोसेस हो रही है, उसमें आपने कहा कि कुछ प्रोडक्ट बनेगा तो कुछ वेस्ट मटेरियल भी निकलेगा। जो भी वेस्ट मटेरियल निकलता है वो लाइसोम के अंदर जाएगा। अब ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम इतने स्ट्रांग होते हैं कि ये इनको डाइजेस्ट कर लेते हैं। आपने देखा होगा एसिड बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। एक चैप्टर आपके पास यहाँ पर आता है एक अवेयरनेस के तौर पे, जिसमें हम एसिड के बारे में भी बात करते हैं। जैसे कि एक एसिड हमारी बॉडी के अंदर भी बनता है जब हम डाइजेशन को करते हैं, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, तो एसिड इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि जला भी सकता है। ठीक है, आप आयरन पढ़ते होंगे जैसे कि, तो एसिड के जो बहुत ज्यादा नुकसान और एसिड के जो फायदे हैं, जैसे कि अगर हमारी बॉडी के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसके बहुत सारे फायदे हम देखते हैं। प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करेगा। यहाँ पे जो हार्मफुल जर्म्स है, जो जीवाणु है, जो बैक्टीरिया, उनको किल करता है। यहाँ पे मीडियम को एसिडिक बनाएगा। यहाँ पे आयरन के एब्जॉर्प्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बहुत सारे फायदे होते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। इन शॉर्ट हम ये कहना चाहते हैं कि एसिड जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। कोई भी अगर इन स्ट्रांग एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो वो क्या हो जाता है, यहाँ पे डाइजेस्ट हो जाता है बहुत क्विकली। अच्छा, केमिस्ट्री में आपने एक चैप्टर पढ़ा है, 9th या 10th में आपके पास वो चैप्टर है, और 11th 12th में भी कुछ चीजें आपके पास आती हैं। एसिड बेस एंड सॉल्ट करके एक चैप्टर आपके पास आता है 9th या 10th में, और उसमें आप जब एसिड पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, यानी कि प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। और साथ ही साथ आप पीएच के बारे में बात करते हैं, पीएच स्केल। तो पीएच स्केल जो है एक स्केल होती है, इसमें नंबर होते हैं 1 to 14। ठीक है, और मिड वाला जो पोर्शन है वो है 7। ठीक है, 7 से नीचे की ओर जाएंगे, 7 से नीचे की ओर जो है वो एसिडिक प्रॉपर्टी बताता है, यानी कि अम्लीय गुण बताता है। और 7 से आगे की ओर जाएंगे तो ये बेसिक जो कैरेक्टर है, यानी कि क्षारीय गुण बताता है। चलिए, तो आपके पास यहाँ पर जो चैप्टर आते हैं, आपने अपनी क्लास में जो चैप्टर पढ़े हैं केमिस्ट्री के चैप्टर, वो आप एक बार देख लेंगे। उसमें आपको एसिड बेस एंड सॉल्ट भी आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप आगे पढ़ेंगे एसिड बेस और सॉल्ट क्या होता है। वहां पर आप पीएच स्केल भी पढ़ते हैं, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना, हल्का सा टच करेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे। केमिस्ट्री वाले पोर्शन में आप इसको अच्छे से समझेंगे। तो आपने कहा कि जैसे ये है 6, जैसे 5, जैसे 4, जैसे 3, जैसे 2, जैसे 1। तो अगर मैंने बोला किसी जैसे कोई भी यहाँ पर चीजें, जो मटेरियल जो यहाँ पे क्या हो रहे हैं, सिक्रेट हो रहे हैं, या कोई एंजाइम है, उसका जो पीएच है, अगर किसी का पीएच जो है वो 6 है
और किसी का पीएच जो है वो 4 है। इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा? जितना कम पीएच है उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो ये जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और ये जो है ये वीक एसिड होगा। अब मैंने बोला ए का पीएच है 2, अब बताओ, अब जब पीएच 2 भी आ गया है तो अब सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पीएच किसका होगा? सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो पीएच है वो पीएच 2 का होगा। मतलब जितना कम पीएच उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, जितना ज्यादा पीएच उतना वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड यानी कि हम प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल कहते हैं। अब बेस के साथ क्या होता है, जैसे कि अब ये आगे की ओर बढ़ेगा तो 7 है, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14, ठीक है, ये है। अब हमने बोला जितना कम पीएच है, यहाँ पे 7 से आगे, 7 जो है ये न्यूट्रल रहता है, ये उदासीन रहता है, जैसे कि वाटर जो है वो न्यूट्रल रहता है, पानी जो है, पानी ना अम्लीय है ना क्षारीय है। 7 अगर किसी का पीएच है इट मीन्स कि वो न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा। 7 से ज्यादा अगर है तो क्षारीय है, 7 से कम है तो अम्लीय है। अब अगर हमने बोला कि जितना कम पीएच होगा, यहाँ पे जितना कम पीएच है उतना वीक बेस होगा, उतना दुर्बल क्षार होगा। जितना ज्यादा पीएच है उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा, उतना प्रबल क्षार होगा। ये ध्यान रखना, एसिड और बेस के केस में अलग है। एसिड में कम पीएच स्ट्रॉन्ग एसिड को बताता है, और बेस में जो है कम पीएच वीक बेस को बताता है। इसके लिए स्ट्रॉन्ग बेस के लिए क्या है, पीएच ज्यादा होना चाहिए। तो ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं इनका पीएच कम होता है। पीएच कम होने का मतलब है कि ये क्या होंगे, यहाँ पे क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिडिक होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिडिक होते हैं इसीलिए जो भी यहाँ पे वेस्ट मटेरियल है जब सेल के अंदर आता है तो उसका जो डाइजेशन है वो बहुत इजीली हो जाता है। इन शॉर्ट हम ये जान आप समझ गए हैं कि लाइसोसोम एक मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन का एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर बहुत हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भरे रहते हैं, और ये बहुत ज्यादा एसिडिक होते हैं नेचर में। फंक्शन में हमने इनका पढ़ लिया है कि जो वेस्ट होता है सेल का वो ये डाइजेस्ट करते हैं। अब पढ़ो चलो थोड़ा सा किसके बारे में, लाइसोम के बारे में। आपने कहा लाइसोम्स आर अ स्फेयर शेप्ड sacs filled with a hydrolytic enzymes that have the capability to break down many types of a biomolecule। लाइसोम जो होते हैं वो स्फेयर शेप बता रखे हैं होते हैं। सैक यानी कि एक बैग लाइक स्ट्रक्चर या एक बलून लाइक स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं। किससे भरा होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम से भरा हुआ होता है। इनके पास क्या क्षमता होती है, बहुत सारे बायोमोलिक्यूल को ब्रेक डाउन करने की या डाइजेस्ट करने की कैपेबिलिटी होती है। इन अदर वर्ड्स लाइसोम आर अ मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज whose specific function is to break down cellular waste and debris by engulfing it with a hydrolytic enzyme। हमने कहा कि दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो लाइसोम होते हैं वो एक ऐसी ऑर्गेनेली है, ऐसा एक कोशिकांग है जिसका मुख्य जो काम होता है वो कोशिका का जो यहाँ पे वेस्ट होता है उसका निपटन करना होता है, उसको निपटाना होता है। चाहे वो डाइजेस्ट करे, कैसे करेगा, इंगल्फ करके, इंगल्फ नहीं, जो भी वेस्ट है अपने अंदर लेता है और इसके अंदर जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं वो उसका निपटन कर लेते हैं। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो लाइसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, मेम्ब्रेन बाउंड है, ये यूकैरियोट का कैरेक्टर है, इसमें ऑर्गेनेली मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं। एंड द एरिया विद इन द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड अ ल्यूमेन, ठीक है, अंदर वाला जो एरिया वो ल्यूमेन होगा। इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम, किसमें, ल्यूमेन में। जैसे बॉल है, एक बलून है और बलून के अंदर एंजाइम्स भरे हुए हैं, वो स्थान जो है खाली स्थान वो ल्यूमेन है, और ल्यूमेन में हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भरे हुए हैं, ठीक है। द डायग्राम, ठीक है, डायग्राम में आप देख सकते हैं लाइसोम डायग्राम शोइंग एंजाइम कॉम्प्लेक्स विद इन द सिंगल वॉल्ड मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये बात तो ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये क्या कह रहा है, द पीएच लेवल ऑफ द ल्यूमेन, ल्यूमेन का जो पीएच का लेवल है लाइज बिटवीन 4.5 एंड 5। जो यहाँ पे ल्यूमेन का पीएच होता है, किसके ल्यूमेन की बात हो रही है, लाइसोसोम का जो ल्यूमेन है उसका जो पीएच है वो 4.5 से लेकर के 5 तक रहता है, मतलब एसिडिक है, ये हमें समझ में आ रहा है। 4.5 का मतलब है कि स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, विच मेक्स इट क्वाइट एसिडिक, ये इसे क्या बनाता है, एसिडिक बनाएगा। इट इज ऑलमोस्ट comparable to the functions of the acid found in the stomach। तो हमने कहा कि हम कंपेयर कर सकते हैं कि जो हमारे स्टमक में जो एसिड होता है उससे हम कंपेयर कर सकते हैं। Besides breaking down a biological polymers, lysomes are also involved in the various other cells process such as counting or discharge material, energy metabolism cells, ठीक है। तो इसके अलावा भी इसके फंक्शन हमें बता रखे हैं।
अच्छा चलो ठीक है, लाइसोम के बारे में हमने ये बात कर ली। एक लास्ट बात जो है, इन केस जैसे कभी किसी को चोट लग गई है, चोट बहुत ज़्यादा लग गई है, और देखो वैसे तो हमने कहा कि हमारी जो ये स्किन है वो क्या है, एक बैरियर का काम करती है। जब भी हम गिरते हैं तो हमारी स्किन यहाँ पे निकल जाती है, स्किन जो है वो फट जाती है या कट जाता है, और कुछ टाइम के बाद वो सही भी हो जाता है। इन केस कोई सेल डैमेज हो गई है हमारी बॉडी की, और उस सेल में क्या हुआ है, जो लाइसोसोम है वो बर्स्ट हो गया है, वो फट गया है। और जब ये लाइसोसोम फट जाता है तो क्या होगा, जब लाइसोसोम फटेगा तो क्या होगा, फटेगा तो इसके अंदर का जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं ये बाहर निकल जाएंगे ऐसे, यानी कि ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स ऐसे बाहर निकलेंगे। क्योंकि ये बहुत ज्यादा एसिडिक होते हैं तो ये क्या करेंगे, पूरी सेल को डाइजेस्ट कर देते हैं, पूरी सेल को ये क्या करेंगे, डाइजेस्ट कर देंगे। और इसकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से इसको सुसाइडल बैग या आत्मघाती थैली भी कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा करके देखेंगे कुछ सालों के, तो आप देखेंगे बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये, कि बताओ लाइसोसोम को आत्मघाती थैली या सुसाइडल बैग क्यों कहा जाता है। तो छोटा सा आंसर है, ठीक है। चलो ये तो हो गई है लाइसोसोम की बात। एक और चीज आप समझो, अभी तक आपने कुछ ऑर्गेनेलीज देखी है, जैसे कि ईआर देखा है जिसमें 2 ईआर होते हैं, और जैसे कि आपने गोल्जी देखा है और लाइसोसोम देखा है। जो हम हमारी ऑर्गेनेलीज जो है वो अकॉर्डिंग टू ऑर्गन, किन ऑर्गन में पाई जा रही हैं उन पे डिपेंड करता है कि उनकी एक्टिविटी कितनी होगी। जैसे किसी पार्ट में अगर प्रोटीन की ज्यादा नीड है तो वहां पर हमारा आरईआर ज्यादा एक्टिव होगा, ज्यादा राइबोसोम ज्यादा एक्टिव होगा। जहां पर लिपिड या स्टेरॉइड हार्मोन की हमें आवश्यकता है वहां पर हमारा एसईआर कंपैरेटिवली ज्यादा एक्टिव होता है। तो ये भी हमें देखने को मिलता है कि जो ऑर्गेनलीज हैं वो किस ऑर्गन में पाई जा रही हैं उसके अकॉर्डिंग। देखो काम सभी करेंगे, ऐसा नहीं है कि वहां पर कोई काम नहीं कर रहा है कोई ज्यादा कर रहा है, नहीं, काम सभी करेंगे, बट कंपैरेटिवली जो एक्टिविटी है उसको वहां पे देखा जाता है। तो चलो एक बार आप लोग लाइसोसोम के बारे में पढ़ लेंगे। चलो नेक्स्ट जो ऑर्गेनेली आती है हमारे पास वो है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अगर हम स्ट्रक्चर देखें माइटोकॉन्ड्रिया का तो एक बार ये देखो, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, देखो कुछ ऐसी होती है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो कि क्या है जैसे आप सिंपल देख रहे हैं वैसी होती है। जो इनर मेम्ब्रेन है वो यहाँ पे फोल्ड होती है, जैसे कि ऐसे, ये ऐसे फोल्डेड रहती है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे, देखो जैसे यहाँ पर बता रखा है कि ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है। तो ये आउटर है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, और ये जो है ये इनर मेम्ब्रेन है, ऐसे, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर यहाँ पर होता है। इसके बाद जो बीच वाला पोर्शन है, ये वाला, ये वाला जो पोर्शन है इसको यहाँ पे क्या बोला है, मैट्रिक्स। कहाँ है ये, देखो ये मैट्रिक्स है, ये वाला भाग जो है। आपको हर ऑर्गेनेली के स्ट्रक्चर्स भी आने चाहिए, आगे काम आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी आपसे स्ट्रक्चर बनाने को बोला जा सकता है। चलो इसके अलावा और क्या लेवलिंग आपको दी गई है यहाँ पे, हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में जो है उसका अपना डीएनए भी होता है। तो यहाँ पर कहीं इसका डीएनए बना लेते हैं, और दूसरा इसमें अपना राइबोसोम भी होता है, ऐसे यहाँ पर दिया है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एंड राइबोसोम। क्योंकि इसके पास अपना डीएनए अपना राइबोसोम होता है तो इसीलिए ये अपने प्रोटीन की प्रोडक्शन भी कर सकता है, ठीक है। दूसरा आता है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, ये वाला जो स्पेस है बाहर का, ये वाला जो स्पेस होगा ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस होगा, यानी कि आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो पोर्शन है ये वाला, ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस आ गया है। अब दो क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन तो वही है जो आप जानते हैं कि क्या काम है, क्या फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का। और दूसरा जो क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए वो ये है कि क्या सभी ऑर्गेनेली के पास अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। क्योंकि इससे पहले जितनी भी ऑर्गेनेली हमने पढ़ी है वहां पर हमने ये नहीं बात की है कि किसी में अपना डीएनए है या नहीं है, या राइबोसोम है या नहीं है। देखो एक तो माइटोकॉन्ड्रिया जिसके पास अपना डीएनए और राइबोसोम होता है,
ठीक है, एक और ऑर्गेनेली है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ये 2 ऑर्गेनेली ही होती है जिनमें अपना डीएनए राइबोसोम होता है। ऐसा क्यों हुआ? मैं एक शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि देखो बहुत टाइम पहले जब यहाँ पे डेवलपमेंटल स्टेज चल रही होगी, जब जो जीवन है वो कुछ सेल्स के रूप में ही रहा होगा, इवोल्यूशन पढ़ते हम, और जब हम इवोल्यूशन पढ़ते तो हम कहते कि जितने भी जीव हैं उनका निर्माण एक सेल से हुआ होगा, वो सेल इवॉल्व हुई होगी, सेल डेवलप हुई होगी, बहुत सारी सेल्स बनी होंगी, और ये जो सेल्स हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में इवॉल्व करे होंगे। तो जब यहाँ पे डेवलपमेंटल स्टेज चल रही थी तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो खुद में एक क्या था, अलग एक सेल थी। ठीक है, खुद में एक अलग सेल थी, इंडिविजुअल सेल इसको कह सकते हैं। अब ये जो सेल है, इस सेल को इंगल्फ कर लिया किसी एक बड़ी सेल ने, किसी यूकैरियोटिक सेल ने इसको इंगल्फ कर दिया, तब उसको क्या कर दिया, निगल लिया या खा लिया, शॉर्ट में कह सकते हैं खा लिया। जब ये इसे इंगल्फ करता है तो वो उसे एज अ फूड लिया होगा, ऐसा हम एज्यूम कर सकते हैं, एज अ फूड उसने लिया होगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, उसकी डेथ नहीं होती है, उस बड़ी सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की डेथ नहीं होती है, बल्कि माइटोकॉन्ड्रिया एज अ ऑर्गेनेली वहां पे काम करने लगता है, और उसके बाद जो यहाँ पे सेल है वो इवॉल्व करती है। और अब आप देखते हैं कि हमारी कोई भी सेल, जो नई सेल होती है, जो नई सेल बनती है, जितनी भी हमारी सेल्स है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो उसका इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली या उसका इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हर एक कोशिका का, और हर कोशिका में हमें माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये तो एक स्टोरी है, स्टोरी नहीं है ये, डिस्कवरी के बेसिस पे यहाँ पर ये चीजें हैं। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्यों अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, क्योंकि ये कभी एक इंडिविजुअल सेल के रूप में था। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसका काम क्या होगा, तो आप एक लेबलिंग देख रहे हैं, एटीपी सिंथेसिस। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऊर्जा जो है, एनर्जी जो है वो संचित होती है एटीपी की फॉर्म में, और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, यहाँ पे एटीपी का निर्माण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया ही वो जगह है जहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, और सेलुलर रेस्पिरेशन के रिजल्ट, एज अ रिजल्ट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन यहाँ पे क्या बनती है, एटीपी बनती है। तो पढ़ लें माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अब देखा, mitochondria are membrane bound organelles present in the cytoplasm of the cell of all eukaryotic cells that produced a adenosine adenosine triphosphate, ठीक है, एटीपी, द मेन एनर्जी मॉलिक्यूल्स यूज्ड बाय द सेल। अच्छा, इसमें बोला है, जो डेफिनेशन में हमें बता रखा है वो बता रखा है कि सारी ही यूकैरियोटिक सेल जो होती हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, मतलब प्रोकैरियोट में नहीं पाया जाता है। हमने कहा नहीं पाया जाता है, क्योंकि वहां पर एक ऑर्गेनेली थी जो माइटोकॉन्ड्रिया के बदले का काम कर रही थी। तो जल्दी से देखो एक बार, ये देखो, ये वाला भाग जो है जिसको मेसोसोम हम कह रहे हैं, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिला आपको, लेकिन ये मेसोसोम क्या करेगा, यहाँ पे सेल का, सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया उसका काम करता है, यानी कि इस पे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं, रेस्पिरेशन करेगा और एनर्जी प्रोडक्शन यहाँ पर करता है। ठीक है, चलो एक बार डेफिनेशन को आप लोग एक बार नोट करेंगे। चलो, अब माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर एक बार आप लोग देख करके आएंगे, और उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं उसको हम देखेंगे, ये क्या क्या फंक्शन होते हैं। इसके अलावा कुछ और ऑर्गेनेलीज आपके रह जाती हैं, और एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस रह जाता है, यानी कि ये जो चैप्टर है आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, प्रीवियस जो टॉपिक है, मैं बार बार कहती हूँ, वो रिवाइज करते रहने हैं। तो चलिए, आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।